गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिक्स चैप्टर का असाइनमेंट करेंगे। देखिए, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें आपको चार दे रखे हैं इन्होंने। एक दे रखा है मीन डेविएशन, और दूसरा में दे रखा है अरिथमेटिक मीन, तो मैं शॉर्ट में मीन लिख रहा हूँ। और नेक्स्ट है मीडियन, और लास्ट है मोड। इन चारों में से हमें ये बताना है कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। तो देखिए, ये तो आपको पता ही है, आप मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करते हैं किसमें? स्टैट्स में। तो इसका मतलब ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी होगी, और जो बच जाता है वो सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आप कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ना आप इन तीनों को देख लीजिए, ये तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं। इसके अलावा जो फोर्थ हमें वर्ड दिया होगा वो सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होगी। क्लियर है? क्यों? देखिए, ये तीन चीज आप फाइंड करते हो, यही तीनों चीज होती है सेंट्रल टेंडेंसी होती है, बाकी इसके अलावा कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होती है। और आपकी क्लास 9th है, आप क्लास 11th और 12th में स्टैट्स और पढ़ेंगे, तो वहां पर वो क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे, वो क्या करेंगे एज अ फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ पर दे देंगे। क्लियर है? तो आप ये देख लीजिए, ये तीन सेंट्रल टेंडेंसी होती है, और जो बच जाता है वो सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होती है। अच्छा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ मीन डेविएशन होता क्या है। मीन डेविएशन होता क्या है? देखिए, मान लीजिए आपको 5 नंबर्स दे रखे हैं, 10, 20, 30, 40, 50। क्लियर है? हम इनका मीन निकाल लेते हैं। मीन निकाल के देख लेना, मीन इसका 30 आ रहा होगा। 30, 60, 100 और 150, 150 अपॉन 5, 30 आ गया मीन। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं मीन डेविएशन के लिए सही, हम पहले डेविएशन निकालते हैं। सही, अब हम सबसे पहले निकालते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन। तो हम क्या करेंगे, हर एक नंबर में से मीन को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। क्लियर है? तो इसका जो डेविएशन होगा किससे, फ्रॉम मीन, वो कितना होगा बच्चों, -20। क्लियर है भाई? 10 में से 30 माइनस कर दीजिए, इसमें से -10, इसमें से 0, इसमें से 10 और इसमें से 20। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए। सही, तो वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सम ऑफ ऑल डेविएशंस फ्रॉम मीन, वो कितना आ रहा है बच्चों, 0। सही। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आप इसका वो निकालते हो, क्या निकालते हो, मीन। मीन मतलब एवरेज निकालते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मीन डेविएशन बोलेंगे। कहां से, फ्रॉम मीन। सही। मीन डेविएशन दो तरह के होते हैं, एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सही, उसमें हम क्या करते हैं, हर एक नंबर में से मीन को माइनस कर लेते हैं। दूसरा होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसमें हम क्या करेंगे, हर एक नंबर में से मीडियन को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, चलो, ये आपको समझ आया या नहीं आया उसे आप छोड़ दीजिए। सही है? समझने की फिर भी कोशिश करिएगा। वैसे ही आपकी क्लास में नहीं है, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो मैंने बस आपको फिर भी बता दिया कि मीन डेविएशन होता क्या है। ये दो तरीके का होता है, एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। सही। वैसे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज डिफरेंट क्लास साइज फ्रॉम अदर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है
यहाँ पे हमें 4 ग्रुप दे रखे हैं, किसका क्लास साइज जो है वो बाकियों से अलग है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले क्लास साइज निकालते हैं इसका, इनका डिफरेंस कर लीजिए कितना रहा है 5, तो इसका क्लास साइज आ गया 5, इसका बच्चों 6, इसका 5 और ये बच्चों ऐसे लिख लीजिए, ऐसे ही इसका भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा बी पार्ट। बी का जो है क्लास साइज बाकी तीनों से क्या है अलग, सही। इसका क्लास साइज 5 है, इसका भी 5 है और इसका भी 5 है, इसका सिर्फ 6 है, तो इसका आंसर क्या आएगा बी आएगा। बी का जो क्लास साइज है वो बाकी दोनों से क्या है अलग। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमने कहा है अ स्टूडेंट गॉट मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट इन अ मंथली टेस्ट इज गिवन बिलो। एक स्टूडेंट है उसके 5 जो है मंथली टेस्ट हुए हैं, सही, 5 सब्जेक्ट के मंथली टेस्ट हुए हैं और उसके मार्क्स आपको दे रखे हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आपको बताना है 4 इसका क्या है, 4 इसका मीन है, मीडियन है या फिर मोड है, ये आपको क्या करना है चेक कर कर बताना है। तो सबसे पहले तो मैं मीन निकालता हूँ। मीन का क्या फॉर्मूला है बच्चों, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 2 और 3 हो गया 5, 5 और 4 हो गया 9, 9 और 5 हो गया 14, 14 और 6 हो गया 20 और कितनी ऑब्जर्वेशन है 5, तो इसका मीन आ गया 4। अच्छा अब मैं निकालता हूँ मीडियन। तो मीडियन के लिए देखो, मीडियन के लिए देखते हैं हम कितनी टर्म्स है। यहाँ पे एंड जो है वो 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 5। क्लियर है? तो अब देखिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो उस केस में मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। तो देखिए 5 + 1 6, तो ये आ गया थर्ड टर्म। अब इसकी थर्ड टर्म क्या है बच्चों 4, तो इसका मतलब इसका मीन जो है वो भी 4 है, मीडियन जो है वो भी 4 है। अच्छा नेक्स्ट है मोड। मोड का मतलब होता है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे बच्चों सबकी फ्रीक्वेंसी एक ही है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको मोड मान लेते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी सबकी सेम हो तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं मोड मान लेते हैं। तो यहाँ पर मोड कितना आ जाएगा 6। क्लियर है? अब देखिए इन्होंने पूछा क्या है, पहले में इन्होंने पूछा है मीन एंड मीडियन है, हाँ जी सही है, मीन और मीडियन इसका 4 है, तो एक पार्ट इसका सही आंसर है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कहा है स्टैटिक्स डाटा जो होता है वो कितनी तरह का होता है बच्चों, ये 2 तरीके का होता है, एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो कंपनी क्या करती है कलेक्ट करती है, सही है। और सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है जो दूसरों ने कलेक्ट किया होता है। तो डाटा 2 तरीके का होता है प्राइमरी, जैसे मान लीजिए मुझे जो है जूतों की शू की शॉप खोलनी है या चप्पलों की शॉप खोलनी है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, ये देखूंगा जिस लोकेलिटी में मैं दुकान खोल रहा हूँ वहाँ पर किस नंबर के जूते चप्पल ज़्यादातर लोग पहनते हैं, सही। तो वो मेरे लिए प्राइमरी डाटा होगा। सेकेंडरी डाटा कौन सा होगा, जो आदमी इस बिजनेस में पहले से हो उससे भी तो मैं डाटा देख सकता हूँ, तो वो क्या होता है सेकेंडरी डाटा होता है। तो इसलिए स्टैटिक्स का जो डाटा होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। आपको मान लीजिए एक डाटा दे रखा है, उसके सबसे बड़े वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेंज बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं रेंज। मान लीजिए आपको एक स्कूल है, उसकी 10th क्लास के सही 10th क्लास के 5 बच्चे मैं लिख रहा हूँ,
सही है, 5 बच्चे हैं और मैं उनका क्या लिख रहा हूँ बच्चों, वेट लिख रहा हूँ। पहले बच्चे का वेट मान लीजिए 40 kg है, दूसरे का 45 kg है, तीसरे का 57 kg है, सही, नेक्स्ट का 52 kg है और फिफ्थ का वेट 50 kg है। तो इसमें हाईएस्ट वेट किसका है बच्चों, 57 kg और सबसे लोएस्ट कितना है, 40। तो 17 kg जो होगा वो इसकी क्या होगी, रेंज होगी। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उनका जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी मैंने फ्रीक्वेंसी बोल दिया, शायद रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम अकर्स इन अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स, उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सही, मान लीजिए आपको एक ऑब्जर्वेशन दे रखी है 2, वो 10 टाइम्स रिपीट हो रही है गिवन डाटा के अंदर, तो वो 10 क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो अच्छा इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक डाटा है, सही, तो इसमें देखिए 2 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 होगी। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 का बी पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा है द मीन ऑफ x एंड 1 अपॉन x इज कैपिटल M। देखिए इसमें इन्होंने कहा है द मीन ऑफ x एंड 1 अपॉन x इज कैपिटल M। आगे पूछा गया इन्होंने इसका मीन पूछा है x क्यूब एंड 1 अपॉन x क्यूब का। क्लियर? तो देखिए इसमें इन्होंने कहा द मीन ऑफ x एंड 1 अपॉन x इज M। तो देयरफॉर M जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो M कितना आ जाएगा बच्चों, इसे सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये आएगा 1/2 टाइम्स, ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी नंबर होता है वो पलट कर ऊपर जाता है। तो ये आ गया बच्चों इसका मीन। सही, अब हम पूछते हैं इसका मीन क्या होगा। तो मैं लेट करता हूं पहले, लेट मीन ऑफ x क्यूब एंड 1 अपॉन x क्यूब इज m1। तो देयरफॉर m1 किसके बराबर होगा, सम ऑफ बोथ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। क्लियर है बच्चों? अच्छा अब देखिए इसका भी ऊपर ले लीजिए आप। क्लियर है बच्चों? अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है, आपको ये जो m1 निकालना है वो m की टर्म्स में निकालना है, यहां आपको दिक्कत आएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं। हमारे पास फार्मूला आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। सही, इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये 1/2 तो एज इट इज, और इसकी जगह a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या आएगा, a प्लस बी माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है? इसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने, यहाँ क्यूब आया। क्लियर है बच्चों? अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 2m होगी ना, तो मैं यहाँ 2m लिख देता हूँ, x कर दिया, और x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2m। ये आगे 1 अपॉन 2, ये आगे 8m क्यूब माइनस 6m। क्लियर है? अब आप 2 कॉमन लेके काट दीजिए,
तो ये बच्चों इसका मीन आ जाएगा, इसका एक्स क्यूब प्लस एंड 1/x क्यूब का। अब देखिए, तो बच्चों इसका ये कौन सा पार्ट है? बी पार्ट है इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लगा है द एवरेज वेट ऑफ 10 मैन इज डिक्रीज बाई 3 kg। देखिए अब इसमें लगा है द एवरेज वेट ऑफ 10 मैन इज डिक्रीज बाई 3 kg। हमें 10 आदमी दे रखे हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो हम क्या कर रहे हैं? 3 kg कम कर रहे हैं, सही है। अच्छा, आगे नेक्स्ट वो कहते हैं व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 80 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन, द वेट ऑफ द न्यू पर्सन इज। क्लियर है? अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है द एवरेज वेट ऑफ 10 मैन इज डिक्रीज बाय 3 kg। इसमें लिखा है 10 मैन है और उनका जो एवरेज वेट है वो रिड्यूस हो रहा है, कितना? 3 kg। जब हम एक 80 kg के इंसान को, पर्सन को किसी नए पर्सन से रिप्लेस कर देते हैं, तो आपको बताना है द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, जो नया पर्सन आ रहा है उसका वेट क्या होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए यहां पे इन्होंने कहा है एवरेज वेट ऑफ 10 मैन, सही। वो हम क्या ले लेते हैं? x kg ले लेते हैं। Therefore, sum of the weight of 10 men, सही है। अब हमें क्या करना है? सम निकालना है, किसका? 10 के 10 आदमी के वेट का। वो क्या होगा? जितने पर्सन है, कितने पर्सन है? 10 लोग हैं और इनका एवरेज वेट कितना है? x, तो ये 10x kg होगा। क्लियर है? तो अब इसमें मैंने कहा है आपको एवरेज वेट जो है 10 मैन का वो हमने लेट कर लिया, x kg है, तो देयरफॉर सम ऑफ द वेट ऑफ 10 मैन वो कितना होगा? 10 into x kg, दैट मींस 10x kg। क्लियर है? अब देखिए इफ पर्सन ऑफ 80 kg, सही, is replaced by another person, then average weight of 10 persons is reduced by 3 kg। सही। अब वो कहते हैं अब अगर मान लीजिए 80 kg के पर्सन को आप रिप्लेस कर देते हो किसी दूसरे पर्सन से, देन एवरेज वेट 10 पर्सन्स का वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कितना? 3 kg। क्लियर है? तो देयरफॉर म्यू सम ऑफ द वेट ऑफ 10 मैन, सही। वो कितना होगा? देखिए पहले एवरेज वेट था x kg, अब 3 कम हो गया तो अब कितना होगा? x - 3 kg। क्लियर है? अच्छा अब उसको हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले x था, मीन वेट 10 लोगों का, अब x - 3 है। अच्छा पहले 10 पर्सन्स का जो वेट का सम था वो 10x था, अब कितना होगा? 10 into x -
3। क्लियर है? अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 10x है, क्लियर है, ये वेट है पहले जब हमने रिप्लेस नहीं किया है पर्सन को, और ये 10 आदमी के वेट का सम है जब हमने एक पर्सन को 80 kg वाले को नए पर्सन से क्या करा है, हमने रिप्लेस कर दिया है। क्लियर है? अब इनका हम डिफरेंस कर लेंगे कितना होगा। सही, तो हम लिखेंगे एक्चुअल रिडक्शन इन वेट ऑफ 10%। सही, वो कितना हो जाएगा बच्चों? 10x माइनस 10 इंटू x माइनस 3। अब सॉल्व कर लो तो कितना आएगा? 30। तो इसका मतलब 30 kg जो है वेट वो रिड्यूस हो गया किसका? पर्सन का। क्लियर है? मतलब 30 kg जो है रिड्यूस हो गया है पहले के मुकाबले। अब सही, अब देखिए पहले जो आदमी इन्होंने हटाया है उसका मास, उसका वेट कितना है? 80 kg। अब उसमें से 30 kg आप माइनस कर लीजिए, तो इसका मतलब 50 kg का जो पर्सन है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया होगा। क्लियर है? तो आप लिख देंगे देयरफॉर वेट ऑफ द न्यू पर्सन, वेट ऑफ द न्यू पर्सन वो कितना होगा बच्चों? 80 में से 30 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50 kg। मतलब 80 kg वाले को हटाकर हमने 50 kg वाला क्या किया होगा? इंट्रोड्यूस किया होगा। क्लियर है बच्चों? वैसे ही आप देखिए उन्होंने एक पर्सन को हटाया तो उससे 3 kg एवरेज वेट जो है कम हो गया 10 लोगों का। तो 10 इंटू 3 30 kg का मतलब मास लेस होगा, वेट जो है लेस होगा जो नया पर्सन आएगा। सही, जो हमने हटाया वो 80 kg का है, तो जो नया आएगा उसका 30 kg क्या होगा? उससे कम होगा, डेट मीन्स 50 kg। क्लियर है? तो आप इसको आप ओरली भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, जरूरी नहीं आप पूरा लिखें। अगर एक नंबर में आए तो ओरली लिख देना इसको। सही, तो इसका आंसर कौन सा है बच्चों? सी इसका आंसर है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 10th क्लास का क्वेश्चन है। सही, तो ये आप समझ लीजिए, बस लिखवा ही देता हूं मैं। ये जो है बच्चों मीन का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। ये आप 10th में जाकर पढ़ेंगे। सही, गलती से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है इफ द मीन ऑफ x1 and x2 is m1, the mean of x1 and x2 is m1, तो therefore m1 किसके बराबर होगा? इन दोनों का सम बाई 2। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही, इसका हम यूज कर लेंगे। अब आगे द मीन ऑफ नेक्स्ट, द मीन ऑफ x1, x2, x3 and x4 is m2।
सही। देयरफॉर m2 किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4। क्लियर है? ऐसे तो होता है। मीन किसके बराबर है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 4m2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ये आ गई सेकेंड रिलेशन। अब देखिए उन्होंने पूछा गया है द मीन ऑफ, अब हमें निकालना है, तो मैं लेट कर रहा हूं, लेट द मीन ऑफ x1 कोमा x2 अपॉन a कोमा x3 प्लस a कोमा x4 माइनस a। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सही, तो उसे मैं मान लेता हूं x बार। सही, हमने क्या किया, इन चारों नंबर्स का मीन जो है वो क्या मान लिया, x बार मान लिया। तो देयरफॉर x बार किसके बराबर होगा, इन सबका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो कितना दे रखा है आपको, 4। क्लियर है चो? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे। तो x बार किसके बराबर आ गया, x1 प्लस x2 बाई ए प्लस x3 प्लस x4/4। क्लियर है? अब देखिए, अब ये आंसर जो है किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा है। सही, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है, आपको जो इसका आंसर लाना है वो m1 और m2 की फॉर्म में लाना है, m1 और m2 की फॉर्म में लाना है। सही, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x1 और x2 की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आ गया 4m2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 कितना दे रखा है, ट्वाइस ऑफ m1 प्लस x3 प्लस x4। सही, तो इसको इधर ले लीजिए, 4m2 माइनस 2m1 इज इक्वल टू x3 प्लस x4। क्लियर है? अच्छा, तो हम यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन a प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू क्या आ गई, 4m2 माइनस 2m1 अपॉन 4। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आप फर्दर क्या कर सकते हैं, आप x1 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। x1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2m1 प्लस 2m1 माइनस x2। x1 की वैल्यू होगी 2m1 माइनस x2। क्लियर हो क्या? तो आप देखिए फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे इसको।
2m1 से तो 2m1 चला गया, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं ए, तो ये आ गया माइनस ax2 प्लस x2 प्लस 4m2 अपॉन 4। अब देखिए यहाँ से x2 कॉमन ले लो, तो ये आ गया 1 माइनस a। क्लियर है? अच्छा, अब ये 4 यहाँ चला जाएगा और यहाँ चला जाएगा, तो ये बच्चों आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए इसका ऑप्शन ना फर्स्ट आएगा, उसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ। हमारे पास वैल्यू थी ना कि x1 प्लस x2 जो है वो किसके बराबर है, 2m के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x2 की वैल्यू रख देंगे, वो क्या आएगी 2m माइनस x1। सही, तो अब ये देखिए किससे मैच कर रहा है, ये फर्स्ट पार्ट से मैच कर रहे हैं। कैसे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो इसका बच्चों फर्स्ट पार्ट जो है आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें मैंने कहा है द मीन ऑफ x एंड 1 अपॉन x। यहाँ पर हमें x और 1 अपॉन x का मीन जो है वो दे रखा है m, तो हमें मीन निकालना है x स्क्वायर और 1 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हम इसी को मान लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। द मीन ऑफ x एंड 1 अपॉन x इज m, देयरफॉर m किसके बराबर आएगा, दोनों का सम बाई 2, तो m किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है? अब देखिए, अब हम लेट कर देते हैं, लेट the mean of x square and 1 upon x square is m1, तो therefore m1 किसके बराबर आएगा, इन दोनों का सम बाई 2, ये आएगा 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, आंसर जो है हमें इसकी फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे इसकी फॉर्म का। तो उसके लिए देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बच्चों फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सही, कैसे है फॉर्मूला वो बता देता हूँ। पहले हमें पता है बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो इस केस में इसको हम इधर ले आते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए ये हो गया ए स्क्वायर और ये आ गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है? ए तो मान लिया एक्स और बी मान लिया 1 अपॉन एक्स। अब देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या होगी 2m।
x से x कट गया, टू कॉमन लेके काट दो। तो बच्चों इसका कौन सा आंसर है? सी पार्ट जो है इसका आंसर है। क्लियर है? ये बच्चों फॉर्मूले बनाना सीख लेना। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए एक रिलेशन होता है मीन, मीडियन और मोड में, सही, वो आप याद कर लीजिए। ये एम्पेरिकल रिलेशन होता है किस किस के बीच में? मीन, मीडियन और मोड के बीच में, सही। ये होता है थ्राइस ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन। ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप होता है, सही। एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या मतलब होता है? एम्पेरिकल मतलब होता है जो जनरली हम देखते हैं, जो देखकर पता लगाते हैं, सही। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने क्या कहा है? फॉर्मूला टू फाइंड मोड। तो यहां से आप मोड निकाल लीजिए। तो मोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। तो ये बच्चों मोड का फॉर्मूला हो गया। और ये कौन सा पार्ट है वो देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 12 का। ये है बच्चों बी पार्ट। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द मीन ऑफ द अनग्रुप डाटा इज गिवन बाय। जो अनग्रुप डाटा होता है उसका मीन कैसे निकालते हैं बच्चों? सही, जो अनग्रुप डाटा होता है उसका मीन कैसे निकालते हैं? तो देखिए मीन का पता ही है आपको क्या फॉर्मूला होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही, तो इसका बच्चों कौन सा आंसर आएगा? 13 का आएगा ए पार्ट। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही, देखो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा क्या था पहले तो वो समझ लो। ये अनग्रुप्ड डाटा है, क्लियर है? तो इसमें हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को तो सिग्मा एक्स आई लिखते हैं, और जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है उसे क्या लिखते हैं हम? सिग्मा एफ आई। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? एन। सिग्मा एफ आई नहीं, एन आएगा यहाँ, सॉरी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सही। अच्छा, ग्रुप डाटा कौन सा होता है? जो टेबल की फॉर्म में आता है ऐसे, सही, जैसे 2 3 टाइम्स, जैसे टेबल में होता है, ये ग्रुप डाटा होता है। इसका मीन का क्या फॉर्मूला होता है? इसे हम एक्स आई मानते हैं, इसे एफ आई। वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखिए 14 जो है ये भी 10th क्लास में गलती से यहाँ डाल दिया है। इसका आंसर बी पार्ट है आंसर, सही। ये मैं समझा दूंगा आपको जब एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने कहा है x1 और x2 का मीन जो है वो m1 है। तो लैंग्वेज आप लिख लेना। तो m1 किसके बराबर आएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 की, सही। और नेक्स्ट x1 x2 x3 x4
इसका जो मीन है वो m2 है। तो देयरफॉर m2 किसके बराबर आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4। क्लियर है? अच्छा, अब इन्होंने पूछा क्या है, अब हमें मीन फाइंड करना है किसका, ax1 ax2 x3/a और x4/a का। तो अब देखिए ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम इसका जो मीन है वो x बार मान लेते हैं, तो देयरफॉर x बार किसके बराबर आएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए यहाँ से आप a कॉमन ले लीजिए, और इन दोनों में 1/a कॉमन ले लीजिए। सही, और 4 इसके भी नीचे चला गया, 4 इसके भी नीचे चला गया। अब देखिए x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 2m1, और x3 प्लस x4 की वैल्यू क्या है, वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से, 4m2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए x1 प्लस x2 की, क्या आ गई, 2m1। क्लियर है? तो x3 प्लस x4 की वैल्यू क्या आ गई, इसको इधर ले जाओ, 4m2 माइनस 2m1। क्या आगे ये कट जाएगा, m1/2। अब 2 कॉमन लेके काट दो, क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इसको सॉल्व कर सकते हैं अभी फर्दर, देख लेता हूँ इनमें से कोई ऑप्शन है। अभी और सॉल्व कर रखा है बच्चे इसको। आप 2 बाहर लीजिए एक तो, सही, और a एलसीएम ले लिया, तो ये इधर चला जाएगा, a² m1 प्लस 2m2 माइनस m1, तो 1/2 है, m1 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा a² माइनस 1 प्लस 2m2। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया सी पार्ट। क्लियर है? और क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों आपको खुद करना है।